गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्ण व्यवस्था और किन किन वर्णों को जोड़कर नए वर्णों का निर्माण किया गया, ये इन सारी बातों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जान लें कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही जिस प्रकार से मानव सभ्य हुआ, उसके जीवन में परिवर्तन आए, उसी प्रकार से मानव की भाषा में भी परिवर्तन है। हम सभी को विदित है कि सबसे पहले मानव जो है आपस में इशारों की भाषा बोलता था, जिसको सांकेतिक भाषा बोलता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने चित्र भाषा को अपनाया। हम पहले भी अपने लेक्चर में बता चुके हैं आपको। ठीक, चित्र भाषा भी कारगर नहीं हो पाया, तब हमारे ऋषि मनीषियों ने अक्षरों की खोज की। ठीक, जिन अक्षरों की खोज की उसको एक व्यवस्थित क्रम में लगाकर रख दिया। ठीक है, व्यवस्थित क्रम क्या है, उन सारी बातों को हम जानेंगे। ठीक, उन अक्षरों को ही हमने क्या कहा? वर्ण कहते हैं। ठीक, हम सभी को पता है जब वर्ण की परिभाषा पूछी जाती है कि वर्ण क्या होते हैं, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई, अक्सर लोग क्या बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण नहीं है, क्योंकि एक वर्ण बोलने से किसी भाषा, किसी के भाव के प्रकट होने का पता नहीं चलता है। इस स्थिति में शब्द की सबसे छोटी इकाई, यानी कि जिनको जोड़ जोड़ करके एक शब्द का निर्माण किया जाए, उसको वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? वर्ण है। ठीक, यही वर्ण जब मौखिक रूप में होता है, ठीक है, मौखिक रूप में होता है, तो इसको क्या कह दिया जाता है? ध्वनि कह दी जाती है। ठीक है, ध्वनि एक आवाज। और जब वो लिखित रूप में होता है तब उसको क्या कह दिया जाता है? लिपि। ठीक, जब वो लिखित रूप में आ जाती है तो लिपि हो जाती है। ठीक, यानी वर्ण की परिभाषा पूछा जाए आपसे कि वर्ण की परिभाषा क्या है, तो उसका सीधा सा जवाब होगा कि शब्द की सबसे छोटी इकाई, यानी कि जिनको जोड़ जोड़ करके एक शब्द का निर्माण किया जाए, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक, अब वर्ण की तो खोज हो गई, लेकिन उसको क्या किया गया? एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया। देखिए, हमारे हिंदी भाषा में जो वर्ण बनाए गए, ठीक, वो सबसे अधिक वैज्ञानिक माना गया। वैज्ञानिक क्यों कहा गया? क्योंकि इसको जब वर्णमाला हम कहते हैं, ठीक है, तो एक माला का स्वरूप आप देखते हैं। माले को बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक के बाद एक दूसरी मोती होती जाती है, और तब जाके एक सुंदर हार का, सुंदर माला का निर्माण हो पाता है। ठीक, एक सुंदरता को प्राप्त कर पाता है। उसी प्रकार से अक्षर खोज दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि अक्षरों को जितर तितर कहीं भी रख दिया जाए, है ना, तीतर बीतर नहीं रखा गया, बल्कि उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया। यदि उसका एग्जाम्पल हम लें, है ना, जैसे इसका उदाहरण यदि लिखना चाहें तो सिंपल भाषा में लिख लीजिए कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी भाषा में, ठीक, एक व्यवस्था बनाई जाती है। हिंदी भाषा में क्या, किसी भी भाषा में अल्फाबेट्स को कैसे रखना है, उन सबकी एक व्यवस्था होती है। ठीक, जिसमें सबसे अधिक जो वैज्ञानिक है वो हिंदी भाषा में है। आप देखिए, वर्णमाला क्रम को रखा गया। जब हम क ख बोलते हैं, है ना, क ख ग घ ङ, ठीक है, तो देखिए, यदि चलिए उसको, तो क वर्ग, ठीक, क वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं, ठीक, क ख ग घ और अंग, ठीक, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है?
कंठ से, कंठ से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम च, छ, ज, झ, य, ठीक। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से, ठीक, मूर्धा से होता है। उसके बाद आता है ट वर्ग हमारा, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ और अण, ठीक। इसका उच्चारण पूछा जाए तो क्या है? तालु से, ठीक, तालु से। उसके बाद त वर्ग आता है हमारा, त, थ, द, ध और न, ठीक। इसका उच्चारण दंत्य, ठीक, दंत्य से यानी दांत से। और उसके बाद आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ और म, ठीक। इसका क्या है? ओष्ठ, ठीक, होठों से। जब इसका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? होठों से प, फ, ब, भ, म जब आप बोलते हैं तो आपके लिप्स आपस में टच होते हैं। ओके, तो आपने देख लिया कि यदि आप इसको देखें क से प तक का, तो कंठ सबसे नीचे यहाँ कंठ से होता है, ठीक। उसके बाद च वर्ग के उसके ऊपर ठीक ऊपर मूर्धा से होता है उसका उच्चारण। उसके बाद होता है तालु, जो आपकी जुबान जो है ऊपर को टच होती है, ठीक। ट, ठ, ड, ढ, ण बोल के देखिए, आपकी जुबान जो है ऊपर हो जाएगी। फिर आप बोलते हैं त, थ, द, ध, न। जब आप बोलेंगे तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? दांत को टच करते हुए होगा, ठीक है। और उसके बाद होता है प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से। तो आप देखिए अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। उच्चारण स्थान के अनुसार देखिए इसको कितनी अच्छी तरह से व्यवस्था कर दी हुई है, वरना अगर व्यवस्था ठीक नहीं होती तो क्या होता? ख जो है इधर आ सकता था, व इधर आ सकता था, हो सकता था ऐसा, है ना। लेकिन देखिए कितने वैज्ञानिक ढंग से इसको व्यवस्थित किया गया। इसीलिए बेटा इसको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? इसको हम जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे जिह्वा जो है, जीभ किसी ना किसी भाग को, हमारे मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है? टच करती है। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सबने बांसुरी बजाई होगी बचपन में, है ना। किसी ने बहुत सुर में बजाया होगा और किसी ने बहुत बेसुरा बजाया होगा। बांसुरी एक जैसी ही है ना, लेकिन किसी से सुर में बज जाती है, किसी से बेसुरा बजती है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? ठीक, देखिए बांसुरी में हम फूंक एक जैसे ही मारते हैं, उसमें फूंक मारते हैं और तब आवाज निकलती है। लेकिन उसमें सुर कैसे निकलेगा वो डिपेंड करता है कि आप उसमें रुकावट कितने ढंग से पैदा करते हैं। यदि रुकावट ढंग से पैदा करते हैं आप तो वो सुरीला लगेगा, और यदि रुकावट पैदा नहीं करते या बिल्कुल बेकार तरीके से करते हैं तो वही बांसुरी की धुन जो है आपको कर्कश लगेगी, लगेगा कि कान बंद कर ले, है ना। तो उसी प्रकार से जितनी भी ध्वनियां हैं, जितना भी मैं अभी बोल रही हूँ आपके समक्ष, एक तरह से वो ध्वनि है, आवाज है ना। लेकिन उसको एक आकार देना, उन सब में अंतर प्रकट करना, ये हमारे जिह्वा का काम है। ठीक, ये हमारी जिह्वा है जो हमारे मुख के अन्य भागों को, विभिन्न भागों को छू करके हम जो बोलना चाहते हैं उस शब्द को सामने प्रकट करती है। ठीक है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि उसके उच्चारण में ठीक हमारी जिह्वा जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी मुख के भाग को स्पर्श करती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बेटा ना समझ में आया तो आप लोग मुझे बताया करो, ठीक है। सिर्फ थैंक यू मैम, नाइस वीडियो मैम, नाइस लिखने के लिए थोड़ी ना मैं वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग मेरे लिए नाइस लिखो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ये बताना है, ओके। तो इसी को जो एक व्यवस्थित क्रम को रखा गया, इसी को वर्ण व्यवस्था कर दी गई। अब व्यवस्था में क्या किया गया, हमने वर्णों को कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में बांट लिया। वर्णों के प्रकार में यदि जाए तो एक होता है स्वर वर्ण, ठीक, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण।
और व्यंजन वर्ण। यदि स्वरों की संख्या कही जाए, पूछी जाए तो आप कितना बताएंगे? स्वरों की संख्या 11, ठीक। और व्यंजन की संख्या यदि पूछा जाए तो ठीक इसके 3 गुना कर लेंगे, 11 तिया 33, ठीक है। ये याद रखने के लिए इजी होगा। 11 हमारे स्वर होंगे और 33 हमारे व्यंजन होंगे। अब एक बार चलिए इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। स्वर को काउंट करने के लिए चलिए इसको लिखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक। अ, आ, ठीक, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। यही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। जब पहली बार गए होंगे नर्सरी स्कूल में तो पहले लाइन खींचना सीखे होंगे और उसके बाद फिर ये कहानी शुरू हो गई होगी, है ना। ये पढ़ाना शुरू कर दिया वो टीचर ने, लिखना शुरू करो, ठीक है। तो जब हम इसको काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे तो गड़बड़ हो गया, 13 हो गए। हमने तो यहाँ 11 ही लिखे हैं, है ना। तो दिक्कत कहाँ होगी, ठीक। तो आपको बता दें ये दोनों जो होता है वो स्वरों में नहीं गिना जाता। हम इसको स्वर वर्ण में लिखते जरूर हैं लेकिन इसको स्वर में काउंट नहीं करते, ठीक है। इसका उच्चारण अलग तरीके से होता है, इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है? अयोगवाह, ठीक। अयोगवाह कह दिया जाता है, ठीक है। जिसको बाद में इसको आप पढ़ लेते हैं किसकी तरह? अनुस्वार की तरह, ठीक है। अनुस्वार यानी कि जैसे पंख, इसी को अनुस्वार कह दिया गया, जो बिंदी ऊपर होती है उसको। और अह को हम किस तरह से पढ़ते हैं? विसर्ग, ठीक। संस्कृत में मूल रूप से हर शब्द के बाद कहीं ना कहीं विसर्ग आपको मिल जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से सारे ही शब्दों के साथ आपको ये विसर्ग मिल जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया अतः, ठीक है। तो ये जो बिंदी है ये यही है, तो इन दोनों को अयोगवाह में हम गिनते हैं, ठीक है। इसलिए इसको अगर 2 को हटा दिया तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? 11 ही हो गए, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। मिटा दे इसको, ठीक। अब हम लोग काउंट करेंगे इसको, व्यंजन को, ठीक है। व्यंजन वर्ण कितने हैं, ठीक। व्यंजन वर्ण जो है हमारे कितने हमने लिखे थे बताइए? 33, ठीक। व्यंजन, ओके। व्यंजन हमारे कितने हो गए? 33 हो गए, ठीक। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, ठीक। क, ख, ग, घ, ग, ठीक। ये कितने हो गए? 5, ठीक। च, छ, ज, झ, य, ये भी कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये भी कितने हो गए? 5। फिर आ गया त, थ, द, ध और न, ये भी 5 हो गए। गिनते जाइएगा आप लोग, प, फ, ब, भ, म, ठीक। ये भी 5 हो गए। ये टोटल हमारे हो गए कितने? 25, ठीक। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है थोड़ी सी। अब आता है य, र, ल, व। ये टोटल 4 हैं, ठीक। 4 को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब इसको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, ठीक। यदि आप इसका उच्चारण करेंगे अंतस्थ व्यंजन का, ठीक है, तो आप देखिए य, र, ल, व, आवाज जो है बिल्कुल पेट से सीधे सीधे अंदर से आवाज बाहर आती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया?
अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब ये 25 में कितने ऐड हो गए? 4 ऐड हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। ठीक, ये भी हमारे 4 हो गए। इसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? इसको हमने नाम दे दिया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब इसको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया? देखिए, ऊष्मा का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी। ठीक है, ऊष्मा का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी। यदि आप इसका उच्चारण करेंगे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। जब आप बोलते हैं अपना हाथ ऐसे मुंह के पास रखिए, देखिए सारे ही अक्षरों के उच्चारण में हवा बाहर को निकलती है ना। लेकिन जब आप ये चारों बोलते हैं तो क्या होता है? एक ऊष्मा, एक गर्मी आपके मुंह से निकलती है। ठीक है, इसके उच्चारण में, इन चारों के उच्चारण में गर्मी ज्यादा मुंह से निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। ठीक है, तो इधर ये भी 4 हो गए। ओके, अब कितना हो गए इसको काउंट करें तो? ठीक, हाँ, कितना हो गया? 33 हो गए बेटा, 33 हो गए, है ना। 4 4 8, 4 3 12, 13 से 3 2 3, है ना, 33 हो गए, है ना। तो आप सोचेंगे कि त्र कहाँ गया, है ना। ह के बाद त्र, श, त्र, क्ष, त्र और ज्ञ, ये क्या होता है? ठीक, ये हमारे व्यंजन से कहाँ चला गया? ठीक, ये जो 3 थे वो कहाँ चले गए? ठीक, तो आपको बता दें कि ये 3 जो है, इनको हमने क्या नाम दिया है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, जिसमें 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं और एक नए का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2 अलग चीजें जो अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है और एक नए अक्षर का निर्माण करती है। ठीक है, इसी से आपको पता चलेगा कि हमारी हिंदी भाषा जो है कितनी रिच है, कितनी अमीर है। ठीक है, यहाँ पे आइए जरा संयुक्त व्यंजन को जान लेते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में हम मुख्य रूप से देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं कि कितने पढ़ते हैं हम? 4 पढ़ते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 पढ़ते हैं। पहला आता है क्ष। इसको जब बोलते हैं क्ष साउंड आता है, यानी क प्लस श प्लस अ, तब जाकर के ये मिलता है क्ष। ठीक, आपने देखा, हल चिन्ह का मतलब अभी बताते हैं आपको। ठीक है, जब भी किसी व्यंजन को स्वर रहित उच्चारण करना है, यानी आधा उच्चारण करना है, तो वहां पे ये हलंत का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तभी हम इसको बोल रहे हैं क, श और अ, क्ष हो गया। फिर आता है हमारा त्र। ठीक है, त्र जब बोलते हैं तो तो का साउंड पहले आ रहा है और र का बाद में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? त प्लस र प्लस अ। ठीक है, ये हो गया आपका त्र। ठीक, फिर है ज्ञ। ठीक, इसका थोड़ा सा टेक्निकल है, आप ध्यान रखिएगा। ज प्लस य प्लस अ। आप सोचेंगे साउंड तो ज्ञ आ रहा है ना, तो ज क्यों लिखा? तो आपको बता दें कि इसका उच्चारण पहले ज ही होता था। इसका शुद्ध उच्चारण जो है वो ज ही है, लेकिन अब क्योंकि ज्ञ साउंड जो फेमस हो गया है और लोगों द्वारा अपना लिया गया है, इसीलिए अब इसको हम ज नहीं बल्कि ज्ञ पढ़ते हैं। ठीक है, आपने बाबा रामदेव को सुना होगा, कभी भी कहीं भी वो विज्ञान नहीं बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। ठीक, तो आधी दुनिया को ये लगता है कि उनको बोलने नहीं आ रहा और वो इनकरेक्ट बोल रहे हैं, बल्कि वो सही बोल रहे हैं। हम लोग का यही ज्ञ बोलते बोलते अब इसी को सही मान लेते हैं, लेकिन इसका संयोग जो है, इसका निर्माण जो है वो इसी से हुआ है। ठीक है, इन्हीं दोनों वर्णों से हुआ है, इसीलिए इसको हम भले ज्ञ पढ़ेंगे लेकिन इसका ओरिजिन वही होगा।
है ना। जैसे एक किसान है, पति और पत्नी, है ना, वो गांव में रहते हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उनका बेटा पढ़ करके क्या बन गया, ऑफिसर बन गया, विदेश चला गया, वेस्टर्न कल्चर को अपनाता है ना, बिल्कुल बदल गया, एकदम सूट बूट में है, और वो किसान और किसान की पत्नी उसी धोती और साड़ी में है ना। तो चाहे वो जो भी बन जाए, लेकिन उसके माता पिता वही रहेंगे, वो अपने माता पिता को नहीं बदल सकता, है ना। इसीलिए इसका ओरिजिन यही होगा, उसका निर्माण, इसके माता पिता यही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक श्र। ठीक है, श्रमिक वाला श्र। जब आप श्र बोलते हैं, देखिए हमेशा क्या होता है, जो साउंड पहले आता है उसको आधा माना जाता है, और जो बाद में आता है उसको पूरा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, श प्लस र प्लस अ। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अ क्यों लगा दे रही हूं मैं, है ना, सब में अ क्यों लग रहा है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर संभाल के रख सकते हैं, वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अ क्यों लगता है तो आपको बता दे। देखिए, जब भी हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, ठीक है, स्वर का उच्चारण करते हैं, तो हमें किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी व्यंजन की आवश्यकता के बिना, उसकी मदद के बिना हम स्वरों का उच्चारण कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है व्यंजन की, तो व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है वो हमेशा स्वर की सहायता से, बिना स्वर के हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। आधे कर सकते हैं, जैसे हमने कहा क्या, ठीक, तो क है लेकिन आधा है, वहां पे स्वर नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं क, तो क्या होगा, उसमें स्वर अवश्य होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा, लिखा अ, आ, इ, उ, ठीक, री, ए, ओ और औ। ठीक, अब ये मात्रा हो गई। आप देखते होंगे, इस हमने जब मात्रा सीखी होगी, है ना, सीधा होता है। ठीक, जैसे हमने क लिखना है, ठीक, जब आप क लिखते हैं तो उसमें क्या साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, तो अ का स्वर यहाँ आया। ठीक, उसके बाद हमने लिखा का, ठीक, का बोला तो आ का साउंड यहाँ आ रहा है स्वर का। की बोला तो छोटी की का साउंड आ रहा है आपको, ठीक, की बोला, है ना, तो यहाँ पे भी इसका साउंड आ रहा है। फिर बोला कु, है ना, तो इसका साउंड यहाँ आया। फिर आता है कु, है ना, तो बड़े ऊ का साउंड आता है। फिर आता है क्री, ये री का है, री की मात्रा है ना, तो इसका साउंड आया। फिर है के, ए का साउंड, कई कहें तो आई की साउंड, है ना, को कहें तो ओ का साउंड आता है, और कौ कहें तो औ का साउंड, है ना। अब बताइए, आप इसमें से कुछ भी, कोई भी वर्ण का उच्चारण बिना इन स्वरों के कर सकते हैं? सवाल ही नहीं। ठीक है, बिना स्वरों के हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर रूपी बैसाखी की आवश्यकता है। ठीक है, उसके अलावा आता है बेटा, जैसे संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर या फिर संयोग से बने शब्द, ठीक, एक ही होता है। देखिए, जैसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हम सभी को पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, क्ष, त्र, ज्ञ और श। ठीक, तो ये संयुक्त
अक्षर क्या आ रहे हैं, ठीक है, संयुक्त अक्षर, अक्षर या फिर संयोग वर्ण, संयोग वाले वर्ण, ठीक। इसमें कंफ्यूजन होती है। तो देखिए, जब भी हम किसी वर्ण के साथ किसी दूसरे वर्ण को जोड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर। जैसे हमने लिख दिया क्यारी, क्यारी, तो ये जो क है वो संयुक्त हो गया किससे, य से, प्यारी, ठीक। तो प जो है वो संयुक्त हो गया किससे, य से, ठीक है। इसको कहा जाता है संयुक्त अक्षर या संयोग वाले वर्ण, ठीक है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन अलग है और संयुक्त अक्षर अलग है, ठीक है। अब इसमें क्या बाकी रह जाता है, ठीक, वर्ण समझ गए आप, है ना, शब्द की सबसे छोटी इकाई, है ना, जिसको आप सबसे पहले लिखना सीखते हैं, ठीक है, वो हो गया वर्ण। एक ऐसी ध्वनि, ठीक, एक ऐसा अक्षर जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब कि अगर आपको कह दिया जाए क, ठीक है, तो इसको तोड़ो तो आप क्या करेंगे, ये कर देंगे, ठीक। लेकिन इससे भी छोटा टूट सकता है क्या, नहीं टूट सकता, ठीक है। अ कह दे तो ये बिल्कुल भी और नहीं टूट सकता। तो ऐसी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, है ना, जैसे एक अलमारी है ना, तो जो चीज जहां पे रखनी चाहिए वहीं रखेंगे तो उसको व्यवस्थित कहा जाएगा। जूतों वाली जगह पे अपने कपड़े रख देंगे, कपड़े वाली जगह पे जूते रख देंगे, ज्वेलरी रख देंगे, तो वो व्यवस्थित नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे वर्ण हम जान गए कितने प्रकार के हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये जान गए। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कुल 11 है ना, टोटल 13 लिखते हैं हमें उसमें, जिसमें से अंग और अह जो है वो क्या है, अयोगवाह है ना। उसके बाद व्यंजनों की संख्या ठीक इसके 3 गुना, स्वर के 3 गुना, यानी 33 कौन से हैं, व्यंजन वर्ण है, ठीक है। व्यंजन वर्ण जिसमें क वर्ग से लेके प वर्ग तक देखा जाए तो कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। उसके बाद आता है य, र, ल, व, ये 4 हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण अंदर से आता है, ठीक है। उसके बाद आता है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। क्यों ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इसके उच्चारण में हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, ठीक है। मतलब और सबके उच्चारण में भी गर्मी निकलती है, लेकिन उन सब की तुलना में इसमें ज्यादा निकलती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्ष, त्र, य, 3 हमारे और वर्ण बच जाते हैं जो क्या है, संयुक्त व्यंजन, यानी कि 2 वर्णों ने अपना अस्तित्व मिटा करके एक नए वर्ण का निर्माण किया, या कहिए 2 वर्णों के मेल से नए बने हुए वर्ण को हम क्या कह देते हैं, संयुक्त व्यंजन, जिसमें मुख्य रूप से हमने पढ़ा कौन कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और श, 4 संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े हैं, ठीक। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके आगे जो है वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि किसी शब्द के वर्णों को किस तरह से विच्छेद किया जाता है और किस तरह से उसको संयोग किया जाता है। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना और संयोग का मिलाना, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में अगर कुछ भी ना समझ में आए हो बेटा, प्लीज मुझे लिखिएगा जरूर, है ना। आप लोग लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छे या बुरे जो भी लगता है आपको, ठीक है। डोंट फील कि मैम बुरा मान जाएंगे अगर मैं कुछ गलत लिखूंगा, तो गलत इन द सेंस कि समझ नहीं आया ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप लोग बेहिचक मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट दैट आई कैन इम्प्रूव माई टीचिंग, ठीक है। और वो आपके फीडबैक से ही हो पाएगा, ठीक है। आप जैसे जैसे फीडबैक देंगे, अपने सजेशंस देंगे, तो अगली बार मैं उसको, आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी पर्सन, ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट, ओके। तो कोई भी सजेशन है तो आप लोग प्लीज मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो बताएं,
ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए, ठीक। सब लोग अपना ख्याल रखिए, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।